चंदनपुर नाम के एक गांव में संध्या नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ मिलकर रहा करती थी। संध्या एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। हमेशा उसको नए नए फैशंस को करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन ये फैशन का पागलपन वो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि घर के सारे लोगों पर ही ये दबाव डाला करती थी कि वो लोग भी उसकी तरह फैशन करें। लेकिन घर के सारे लोग इसके बर्ताव से बहुत परेशान रहते थे। संध्या हमेशा फैशन के पीछे पागल हुआ करती थी। जहाँ भी जाती तो सब कुछ फैशन के मुताबिक करा करती थी, लेकिन संध्या की माँ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। एक दिन संध्या के घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ था, जिस फंक्शन में संध्या की माँ एक मामूली सी साड़ी पहन लेती है, जिसको देखते ही संध्या को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी माँ के पास आकर कहने लगती है, अरे माँ, ये तुमने कैसे साड़ी पहन रखी है? इतनी मामूली सी साड़ी। आज किसी पड़ोसी के घर में फंक्शन नहीं माँ, आज हमारे घर में फंक्शन है और ऐसी साड़ी पहनोगी तो लोग क्या समझेंगे? और मेरी इमेज का क्या मम्मी? वो तो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। अरे बेटी, लेकिन ये साड़ी तो बहुत ही ज्यादा भारी है। अब इतनी भारी साड़ी पहनूंगी तो मुझे काम करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी हमारे घर का काम है ना, तो अपना काम करने में कैसी हर्ज। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन हमें हमारा काम करना जरूरी है ना। इस तरह संध्या की माँ ने वो साड़ी पहनने से बहुत मना किया था, लेकिन संध्या ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी थी। बेचारी संध्या की माँ को मजबूरन ही वो साड़ी पहननी पड़ी, लेकिन उस साड़ी की वजह से उसको सारे काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी थी। संध्या का ये पागलपन दूर ही नहीं होता था। हर रोज उसके फैशन के दीवानेपन से घर के सारे लोग बहुत ही घबराते रहते थे कि ये लड़की कब फैशन करना बंद करेगी। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। अब संध्या की शादी भी हो जाती है। ससुराल जाने के बाद भी उसके फैशन के पागलपन बिल्कुल ही नहीं कम हुआ था। वो वहाँ पर भी फैशन की ही बातें करती रहती थी। सुनिए, अरे ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? आपका टेस्ट तो बिल्कुल ही वेस्ट है। आपको देखकर कोई विश्वास करेगा कि आप मेरे पति हो? नहीं नहीं, ऐसे तो मैं आपको अपने सहेलियों से इंट्रोडक्शन तक नहीं करवा पाऊंगी। मैं उनसे क्या कहूंगी? आपके कपड़े देखे हैं आपने? आप एक काम कीजिए, ये सारे के सारे कपड़े इसी वक्त फेंक दीजिए। मैं आपके पर जो फैशन सूट करेगा वैसे कपड़े डिजाइन करूंगी और शॉपिंग करूंगी। पत्नी की कही बात सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम अपनी सहेलियों से मेरी मुलाकात करवाना चाहती हो तो मुझे मेरे नाम से मिलवाओ, लेकिन अपना पति बनाकर मुझे तुम्हारे सहेलियों के साथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यही सोच रही हो तो सुन लो, ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पति की कही सारी बातें सुनकर संध्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोचती है कि अब वो आगे क्या करे, लेकिन मन ही मन ये भी सोचती है कि चाहे कोई भी कुछ भी क्यों न करे या फिर कुछ भी क्यों न कह दे, वो तो अपना फैशन करना कभी बंद नहीं करेगी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक बार की बात है कि संध्या के पूरे परिवार को एक शादी में जाने के लिए न्योता मिला था, जिसको उन लोगों को जाना ही था। संध्या सारे लोगों के लिए कपड़े खरीदती है और फिर घर लेकर आती है। माँ जी, हम शादी में जाने वाले हैं ना, इसीलिए हम सबके लिए मैंने कपड़े खरीद कर लाए हैं। देखिए कितना लेटेस्ट डिजाइन है और हम सब कल यही पहनेंगे शादी में। देखते रहना, सारे लोग बस हमें ही देखते रहेंगे। अरे संध्या बेटी, ये कपड़े? नहीं नहीं, ये तो बड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसे कपड़े हमने कभी पहने नहीं है ना। अगर ऐसे कपड़े पहन कर जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे? हम पर हंसेंगे और अजीब अजीब के ताने मारेंगे। नहीं नहीं, मैं तो ये कपड़े नहीं पहन सकती। संध्या की सास ने भी वो कपड़े पहनने से मना तो किया था, लेकिन संध्या किसी की कभी भी नहीं मानती थी। मजबूर होकर उसकी सास को भी वही कपड़े पहनने पड़े जो कि संध्या ने खरीद कर लाए थे। संध्या भी वही कपड़े पहनती है जो वो अपने लिए खरीद कर लाई थी। उसका ड्रेस बहुत ही अजीब तरीके का लग रहा था, जिससे उस शादी में मौजूद सारे के सारे लोग संध्या और उसके सास की तरफ ही देख रहे थे।
और तो और चुपके चुपके एक दूसरे के कानों में कुछ बोलने भी लगे थे। सारे लोगों का ये अजीब सा बर्ताव देखकर संध्या की सास समझ जाती है कि लोग उन्हीं के बारे में सारी बातें कर रहे हैं। ये बात पता चलने के बाद वो घर वापस लौटने का सोच लेती है। संध्या को भी बात पता चलने के बाद वो भी सोचती है कि सारे के सारे लोग मिलकर अब घर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो चलकर आने ही वाली थी कि तभी उसके सैंडल वहाँ टूट जाती है और संध्या सारे लोगों के सामने गिर जाती है और उसकी बहुत बेइज्जती भी हो जाती है। ये बात के पता चलते ही संध्या का पति उसके पास पहुँच जाता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये फैशन का पागलपन छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि सिर्फ फैशन करने के लिए ही अपनी जिंदगी बिताती हो। देखा आज तुम्हारे फैशन की वजह से किस वक्त का सामना करना पड़ रहा है। संध्या, फैशन जिंदगी का एक सबसे छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे लिए फैशन ही जिंदगी है। कम से कम अब तो बदल जाओ। ये फैशन बिल्कुल बेकार की चीज है संध्या। हम जैसे हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं। मुझे माफ कर दीजिए। फैशन के नाम से मैंने अब सब लोगों को बहुत तंग किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। आज के बाद मैं कभी फैशन के नाम से किसी को तंग नहीं करूंगी और मैं भी इतना ज्यादा फैशन करना बंद कर दूंगी। और माँ जी, हो सके तो आप भी मुझे माफ कर देना। संध्या की ये बात सुनकर संध्या के पति और उसके सास ने बहुत ही चैन की सांस ली थी, क्योंकि उन लोगों को समझ आ गया था कि अब संध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। ये बात जानने के बाद सब लोग उसको दिल से माफ भी कर देते हैं। इस कहानी के पिछले भाग में आप सब लोगों ने देखा था कि किस तरह तेजो के मन में अपने पति धनुष के लिए प्यार जाग गया था। अब तेजो मन ही मन धनुष से प्यार करने लगी थी। एक दिन तेजो का पिता भूपति उसको फोन लगाता है। हेलो हेलो बेटी तेजो, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हो बेटी? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अरे मैं भी तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची। तू मेरे पास नहीं है, बस इसी एक बात का दुख है, लेकिन उसके सिवा बाकी सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और बता बेटी, तेरी सासू माँ और तेरा पति कैसा है? हाँ हाँ, घर में सारे लोग बिल्कुल ठीक हैं। और बेटी, धनुष का बर्ताव तेरे साथ सब ठीक तो है ना? अगर गुस्से में आकर एक दो बात उन लोगों ने कह भी दी तो तू चुपचाप रहना बेटी, कभी किसी से कुछ मत कहना। अरे नहीं नहीं पिताजी, वैसे धनुष तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और माँ जी भी मुझे कोई काम करने नहीं देती। बस तेरी बात सुन के कलीजे को ठंडक मिल गई बेटी। एक बाप होने के नाते एक बेटी से मैं और क्या चाहूँगा। यही मेरे लिए बहुत है मेरी बच्ची। बस तू हमेशा खुश रहे। तेरी सासू माँ का और तेरे पति का पूरा ख्याल रखना। अगर हो सके तो अगले महीने में मैं तेरे पास आ जाऊंगा। ठीक है? अभी मैं रखता हूँ। जी ठीक है पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। इतने में ही धनुष भी घर पहुंच जाता है। धनुष को देखते ही तेजो भागती हुई पानी ले जाकर उसको पाँव धोने के लिए दे देती है। उसका ये बर्ताव देखकर धनुष थोड़ा सा परेशान हो गया था। तेजो ने सोच लिया था कि वो धनुष के सामने अपने प्यार का इकरार करेगी। वो अपने प्यार को दिखाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती रहती थी, लेकिन धनुष इन सबको अनदेखा करता था। जो कुछ भी धनुष को जरूरत होती वो तेजो ही पास रहकर सब कुछ किया करती थी। मैं सब समझता हूँ। पहले तो मुझसे नफरत करने का नाटक करती थी, जिससे मैं उससे तंग आकर उसको छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था, जिससे अब प्यार करने का नाटक कर रही है। ये सब करने की इसको क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं तो तेजो को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ ना। तो प्यार करने वाले तो हमेशा एक दूसरे की खुशी ही तो चाहते हैं।
हाँ, मैं भी तेजो के लिए कुछ करूँगा। जो वो चाहती है मैं उसको दे दूंगा। जैसे जिंदगी वो जीना चाहती है मैं उसको इतना तो दे ही सकता हूँ ना। फिर तेजो धनुष के लिए खाना लगा देती है। धनुष, आप आ गए? आइए ना, खाना खाते हैं। वो मैं बाहर खाना खा के आया हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। मुझे बहुत नींद आई है, मैं चलता हूँ सोने के लिए। धनुष की कही बातें सुनकर तेजो को बहुत दुख हुआ था। वो बहुत ही उदास हो गई थी। इतने में वहाँ धनुष की माँ पहुँच जाती है। अरे धनुष, ये तू क्या कह रहा है बेटा? वो बेचारी बच्ची कब से कुछ नहीं खाई है और तेरे लिए इंतजार कर रही है, और तू कह रहा है कि खाना नहीं खाएगा। मैंने कहा ना माँ कि मैं बाहर से खा के आया हूँ, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तेजो से कह देना कि वो खाना खा के सो जाए। धनुष तो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसकी पत्नी तेजो अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो उससे प्यार करने लगी है। ये सब कुछ धनुष को पता नहीं था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि वो इस घर से जाने के लिए तेजो की मदद कैसे करे। उसने सोच लिया था कि उसे ही अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे तेजो पर कोई उंगली न उठाए और उसका काम भी बन जाए। इसीलिए उसने खुद को बुरा साबित करने के लिए एक चाल चली थी। एक दिन की बात है कि तेजो धनुष का एक शर्ट प्रेस कर रही थी। तभी वहाँ पर धनुष पहुँच जाता है। तेजो, क्या मेरे लिए एक कप चाय बना सकती हो? अरे क्यों नहीं, बस 5 मिनट में लेकर आती हूँ। तेजो बहुत ही खुश होकर भागती हुई किचन में चली जाती है और ये देखते ही धनुष वहाँ से जाकर उस आयरन बॉक्स को अपने शर्ट पर रख देता है और उसको ऑन कर देता है। फिर से जाकर अपनी जगह बैठ जाता है और तभी तेजो भी उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। हाँ, मुझे भी कुछ जलने की बू तो आ रही है। शायद वो आयरन बॉक्स के पास आ रही है। तेजो भागती हुई जाकर उस आयरन बॉक्स को हटाती है और देखती है कि शर्ट तो पूरी तरह से जल चुकी थी, जिसको देखकर धनुष को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे कौन शर्ट के ऊपर आयरन बॉक्स को रखता है? पूरी शर्ट जल गई ना। और वैसे तो मैं जानता ही हूँ ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया होगा। नहीं नहीं धनुष, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और वैसे भी मैंने आयरन बॉक्स को ऑफ किया था। मुझे नहीं पता कि वो कैसे ऑन हो गया। बंद करो तेजो अपनी ये झूठी बकवास। बेकार में ही मैंने तुमसे शादी कर ली बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन मैं जान चुका हूँ तेजो कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज तुम अपने मायके चली जाओ। ठीक उसी समय धनुष की माँ भी घर पहुँच जाती है। धनुष, ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? क्या ये तू ही है जो ये सब कुछ कह रहा है? माँ, तुम कुछ नहीं जानती हो। कुछ देर के लिए प्लीज चुप हो जाओ। और तेजो तुम प्लीज यार, कल तुम अपने गांव यानी कि बैंगलोर जा रही हो, समझ गई? तेजो बहुत ही रोती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। देख धनुष, ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना बेटा, बहुत ही गलत कर रहा है। हाँ, उस बेचारी मासूम सी बच्ची का दिल दुखाया है तूने। जो बदलाव उसके अंदर आया है, क्या उसको देखा तूने? वो तो तुझसे प्यार करने लगी है और तू इतने में ही उसका दिल दुखा बैठा। तूने तो बहुत गलत किया धनुष। ये सब कुछ होने के बाद धनुष की माँ भी धनुष से बहुत नाराज हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर धनुष भी अपने कमरे में जाता है। देखता है कि तेजो एक कोने में बैठे रो रही थी। तेजो, धनुष, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत रात हो चुकी है ना। ट्रेन, बस
इस वक्त कुछ नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो तेजो। मुझे तो तुम पर हमेशा सिर्फ प्यार ही आता है। तुम पे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। तुम तो चाहती थी ना कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, लेकिन मैं ही तुम्हारी खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़ा रहा। अब मैं समझ गया हूँ तेजो कि प्यार का नाम होता है सामने वाले को प्यार देना, जो वो चाहता है उसकी खुशी में खुश हो जाना। मैंने भी फैसला कर लिया है तेजो कि तुम जिसमें खुश हो मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा। मैंने सोच लिया है तेजो कि जिसमें तुम खुश हो मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ बाहर ऐसा गलत बर्ताव किया था। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया था? क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे या तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ भी बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं मानती हूँ धनुष कि मैंने आपकी अच्छाई को नहीं पहचाना था और मैंने आपकी बहुत ही बेइज्जती की। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए धनुष। तेजो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे हाँ बाबा, बहुत 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 ज्यादा। देखा आपने कि किस तरह ये लोग इस रिश्ते को खत्म करने वाले थे, लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। इनका बंधन और रिश्ता अटूट था। जो रिश्ते ऊपर वाला बनाता है उनको कोई नहीं तोड़ सकता।